नमस्कार। आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। बिल्कुल, कैसे नहीं पहचानेंगे। खूब गाली जो बकते हैं मुझे। खैर कोई बात नहीं है, ये तो इतिहास में रहा है और आदत में रही है हम लोग की कि सत्य को गाली और झूठ को ताली। झूठ पे पैसे खर्च करते हैं और सत्य पे हम लोग तो खैर स्वीकार करने से भी बाज आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही पहचाने होंगे, मैं हूँ आपका राजा बाबू। और मुझे इस बात से दुख नहीं होता है, आप लोग का प्यार है कि मेरी सच्चाई को आप लोग एक तरीके से रखते हैं अपने दिल के उद्गार के रूप में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक बातें मैं आज कह देता हूँ कि एक दिन आएगा कि आप मुझे मानेंगे कि हाँ, वो सच बोलता था। कुछ बातें हमने कही, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर उमस है, गर्मी है, हम लोग उसका मज़ा ले रहे हैं और आप भी ले रहे होंगे बिल्कुल। तो क्या है ना कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता हूँ। कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, वही बातें कर रहा हूँ जो हमने पढ़ी है, जो बातें हमने जाना है, जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, जो बातें आपने मुझे बताई है, बस उसी की भी सत्यता हो तो मैं रखता हूँ कि अरे बातें ये है और लोग कह ये रहे हैं, है ना। बस यही मैं करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, खैर कोई बात नहीं। बिल्कुल आप इससे पहले कि इस वीडियो को छोड़े, मैं चाहूँगा पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा उद्गार आपके बीच और सच्चाई पेश करने जा रहा हूँ। अमूमन देखेंगे कि लोग कुछ भी पूजा पाठ करने के दौरान मंत्रोच्चारण, ज़्यादातर जो कविताएं हैं, जो शायरी है यानी श्लोक है, वह संस्कृत में शुरुआती दौर में रखी गई थी, क्योंकि शुरू में संस्कृत भाषा था। संस्कृत के बाद अगर देखेंगे तो पाली आए, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद जो है अवहट्ट भाषा, अवहट्ट के रूप में आया और बाद में हिंदी बन गई। चूँकि हिंदी अपने यहाँ का शब्द नहीं है, हिंदी ही फारसी शब्द है, फारस से आया। यानी कि बाहर से जब लोग आते थे तो अपने यहाँ सिंधु सभ्यता थी उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता, तो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे तो हिंदू बोलते थे, और रहने वाले लोगों को सिंधी कहा जाता था, जिसे वो लोग हिंदी कहते थे। वैसे एक जगह वर्णन है कि हिंदी का मतलब जो सबसे अजीज है, ये बातें रखी गई, उसी से हिंदी, हिंदू, ये सारे शब्द बने। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हमारे बजिका में कहावत है कि बच्चा जन्मे हमारा घर और नाम देवे दोसर लोग, है ना। तो वो वाली बात है, ओकरा दूसरा लोग नाम दिया। इस प्रकार की भाषा तो हमारे यहाँ ही जन्मी, हमारे ही भूभाग पर, लेकिन क्या हुआ कि इसे नाम दूसरे लोगों ने दिया। और इसी तरीके से अगर शुरुआती से देखें तो हमारे यहाँ भाषा क्या है, अगर सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत दुख होता है जब छलने वाले लोग कुछ भी बोल करके मंत्र के नाम पर निकल जाते हैं। काराय नमः नमः, ओ काराय नमः, स्वाहा स्वाहा, माने जो शब्द क्या है, अगर देखिए शब्द को आप सही तरीके से नहीं निकालते हैं ना तो मायने गलत निकल जाते हैं उसके। और आपको जैसे आप बोलेंगे ना, जैसे नाटक में अगर बोलेंगे तो शब्द अनर्थ भी कर देता है, और अशुद्ध अगर आपको कोई बोलता है ना तो वो गाली के समान लगता है, वो गाली ही लगता है कि कोई गाली दे रहा है। और हमारे जितने भी लोग जिनको हम मंत्रोच्चार के साथ बातें रख रहे हैं, तो गाली के समान उन लोगों के लिए होता है जिनको हम पूजा दे रहे हैं और अशुद्ध उच्चारण करके दे रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गाली दे रहे हैं। अब वहाँ लोग कह के निकल जाएंगे कि अरे भाव में ही तो देवता विराजमान होते हैं, भाव से ही तो भक्ति होती है। तो मंत्र की और आपकी पूजा की क्या जरूरत है, लोग खुद ब खुद भाव पैदा कर लेंगे। चलिए, लोग झूठ बोल करके, कुछ भी बोल के लोगों को दान दक्षिणा के नाम पर निकाल लेते हैं। अरे शुद्ध तो उच्चारण कर लेते हैं। मूलतः भाषा क्या है? देखिए, एक ध्वनि संकेत, तो शुरू में पैदा होते या शुरुआती दौर में तो भाषा थी नहीं, एक ध्वनि संकेत है। पहले इशारे में कुछ समझाते थे, जिस समय भाषा नहीं थी। तो क्या हुआ, ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम लोग एक आवाज़ जो आई, हमारा ध्वनि है, वो ध्वनि, अगर ध्वनि संकेत उच्चरित है बोल करके, ध्वनि संकेतों को, यानी कि ध्वनि संकेत, उच्चरित ध्वनि संकेतों को की सहायता से, सच पूछिए तो भाषा की जो बात कहते हैं कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से अगर हम कोई भाव या विचार प्रकट करते हैं
उसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। लेकिन अगर वर्ण संकेतों के माध्यम से, वही ध्वनि संकेत जब लिखित रूप में आता, वर्ण संकेतों के माध्यम से जब हम भाव या विचार की अभिव्यक्ति करते हैं लिखित वर्ण संकेत के माध्यम से, यानी लिखा एक संकेत है, वो वर्ण का संकेत है, क ये लिखा गया, कोई जरूर नहीं क वही बातें हो। क को अगर लोग दूसरे संकेत के रूप में पढ़ते तो आज भी हम लोग चाय पढ़ते या दूसरी चीज़ पढ़ते, लेकिन दिया गया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि लोगों ने कहाँ से निकलता है उस अवधि पे रखा। जब बोले ना हम लोग तो लोग कुछ भी बोल देंगे, ओम बोलिए और नाभि से बोलिए, नाभि से अरे भाई गजब, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आवाज का स्वर यंत्र तो यहाँ है। हाँ, आवाज निकालने में ठीक है हमारी सांसों की जरूरत होती है, सांसों की सहायता करते हैं, कंठ से आवाज निकलती है, ये सब सहायता कर सकता है चीजें आपके। वैसे कोई भी काम करते हैं पूरा शरीर सहायता करता है, कुछ बोलेंगे नहीं नाद से निकालो, नाद से ओम बोलो, ओम मानी कुछ भी करके निकल जाते हैं लोग, क्या है। और सबसे बड़ी चीज है सीखना भी नहीं चाहते, अगर बच्चे बोलेंगे तो गलत भी सिखा देते हैं, छड़ी मार करके। शिक्षा पद्धति में पता नहीं है कहाँ से लोप हुआ, इस बात को जानते नहीं है। लेकिन लिपि की बात कर रहा हूं तो लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से अगर हम अपने भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। और भाषा किसको बोलेंगे? उच्चरित ध्वनि संकेतों के माध्यम से अगर हम अपने भाव और विचार की जो अभिव्यक्ति करते हैं उसे भाषा कहते हैं, यानी बोल करके और यहाँ लिख करके। और लिपि आपको बता दे, दुनिया में अभी तक पूर्ण, वैसे तो मैं मेडिकल का आदमी हूँ लेकिन फिर भी बता दूँ, लगभग 4000 के आसपास भाषाएँ हैं पूरी दुनिया की बात करें तो, और 400 के आसपास लिपियाँ हैं। और शुरू में अगर लिपि की बात करें तो लिखने की जो रीति है उसको वर्तनी या अक्षरी या हिज्जे या उर्दू में तहज्जी या स्पेलिंग कहते हैं। और इसका सीधा संबंध जो लिखते हैं उच्चारण से, उच्चारण, लोग जाते उच्चारण बोल के निकल जाते हैं। उच्चारण च च संयुक्त है, दो च को जोड़े हैं, क्या है इस पर भी हम अलग से भी श्रृंखला रखे हैं, लेकिन इसको आप देखिएगा जरूर। अन्य भी हमारे वीडियोज आपको डॉक्टर राजाओं लाइफ स्टूडियो पर उपलब्ध होगा, और डॉक्टर राजाओं मीडिया आर्ट न्यूज़ है, वहाँ से भी हम रखते हैं इस बात को, देखिएगा। खास के जो लोग अगर नाटक से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो वो लोग इस पर खास ध्यान रखेंगे प्लीज़, कि आपकी भाषा अगर गड़बड़ हुई तो। और इसको देखिए, कुछ नहीं है, इसको आप टेक्निक समझ जाएंगे, आप आराम से बोल लेंगे। सिर्फ टेक्निक समझ, तकनीक कहाँ से कौन सी निकलती है और हमको उस चीज़ से सिर्फ सटा देना है, उस चीज़ को हम उपयोग कर लेंगे, बस हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी में खास करके एक बात है कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसमें वर्ण या अक्षर होता है, दो चीज़ें हैं, वर्ण है, अक्षर है। देखिए अक्षर क्या है? सिलेबल है। अक्षर जैसे राम, राम बोलते हैं ना, राम, उसमें दो अक्षर है, लेकिन वर्ण की बात करेंगे तो उसमें 4 वर्ण हो जाएंगे। ये क्या है? अलग से हमने रखी है, आपको इस पर हमने चर्चा रखी, आप देखिएगा। जैसे र र आ म है ना, र आ म राम, उसमें 4 वर्ण हो जाएंगे। वर्ण उसमें 4 होंगे, लेकिन अक्षर क्या होंगे? 2 होंगे। वैसे हम लोग बोलते क्या है? ज्यादातर वाक्य बोलते हैं। वाक्य का छोटा अगर ले तो उपवाक्य है, यानी बोलते तो एक ही है, हम वर्ण ही कहीं ना कहीं बोलते, ध्वनि ही बोलते हैं, ध्वनि ही बोलते हैं। लेकिन उसे अगर सम्मिलित रूप से देखें तो बड़े रूप में आता है, जो हम लोग बोलते हैं वह वाक्य है। और वाक्य का छोटा अगर विभेद करें तो उपवाक्य है। उपवाक्य की बात करें तो पदबंध है। पदबंध से अगर बात करें, पद है यानी शब्द है, शब्द में अक्षर है और अक्षर के बाद वर्ण है। वर्ण यानी ध्वनि संकेत जो बोलते हैं। किसी में कितने शब्द आते हैं? देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन देखिएगा शुरू से लास्ट तक। मैं कुछ अहम जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन डिक्शन के लिए, उच्चारण के लिए, है ना, वर्तनी के लिए हमने कुछ अलग से भी रखे हैं, जो सो लोग अशुद्ध बोलते हैं, कृपया ध्यान दीजिए इस पर। और भारत में ठीक है मुकामी जुबान होनी चाहिए, है ना, क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, क्षेत्रीय आवाज़ तो है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन शुद्धता तो होनी चाहिए किसी में भी। तो भारत की लिपि को देवनागरी रखी गई है आज के डेट में, मगर भारत में सभी लिपियां, देवनागरी कहाँ से आई है? आप लोग जानने वाले जानते हैं कि देवनागरी ब्राह्मी लिपि से है, यानी कि सारी लिपियां कहाँ से? ब्राह्मी से निकले। ब्राह्मी की अगर बात करें तो गुप्त काल के इस ब्राह्मी लिपि को ऐसा माना जाता है कि बौद्धकालीन समय में, यानी 500 के आसपास जो बीसी थी, 5वीं सदी के आसपास में ब्राह्मी लिपि थी, है ना, बौद्धकालीन है। उसके बाद गुप्त काल है। गुप्त काल के आरंभ में ही 2 ब्राह्मी लिपि बन गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि।
उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त लिपि है जो चौथी पाँचवीं शताब्दी में थी। सिद्ध मातृका लिपि है, कुटिल लिपि है जो कि छठी आठवीं शताब्दी में थी। और वो कुटिल लिपि दो भाग में बट गए। ये उत्तरी की बात मैं कर रहा हूँ, एक नागरी में, दूसरा शारदा में। नागरी लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास, सदी के आसपास देखा गया। और नागरी भी दो भाग में बट गए, एक पश्चिमी नागरी और दूसरा जो है पूर्वी नागरी, पूर्वी भाग में, है ना। तो पश्चिमी की बात करें तो देवनागरी है, राजस्थानी है, गुजराती है, महाजनी है, कैथी है, ये सारी लिपियां आई। और पूर्वी भाग में बात करें तो बांग्ला है, उड़ीसा है, या क्यूरिया है, आसामी है, ये सारे आ गए। उसका फिर शारदा लिपि जो है, शारदा में गुरुमुखी है, कश्मीरी है, लहंदा है, टाकरी वगैरह ये सारी लिपियां हैं। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से बात आई तो तमिल लिपि है, कलिंग जो है, तेलुगु लिपि है, तेलुगु कन्नड़ लिपि है, इसके बाद मलयालम है, ग्रंथ लिपि है। ये सारी ग्रंथ लिपि से ही लगभग बहुत सारे मलयालम लिपि निकला है। तो इस प्रकार लिपियों का हम लोग इतिहास देखते हैं तो लिपियां इस प्रकार आई। और देखिए आज 400 लिपि है, लेकिन क्या है ना, सभी लिपियों की कुछ खासियत होती है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगर लिपि आप लिखने की, ठीक है लिखना बहुत लोग नहीं भी जानते, लेकिन बोलना तो हर कोई जानते हैं। जो गूंगा है वह नहीं बोलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर वेद या शास्त्र पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, अनुवादित की बात नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सारी भाषाओं में लगभग एक दूसरे को समझने की कोशिश किया है। और आज हर कोई खुद से पढ़ सकता है। आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा इतने अशुद्ध और बातें ये कही जाती है और लोग करते हुए है। देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता हूँ, आप इसको समझिए कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य रख रहा हूँ आपके समक्ष। और सत्य को गाली आप लोग देंगे, एक समय आएगा कि बोलेंगे अरे तो सत्य बोल रहा था। और कि खुद से पढ़ा है, हमने सारी चीज़ों का खुद से अध्ययन करता हूँ। तो बात यह है कि देखिए देवनागरी लिपि में जो बातें लिखी जाती है ना, मैं भाषा पर भी आया तो आप देखिए देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं लिखते हैं, जो कि अगर अरबी और फारसी उर्दू लिपि की बात करें तो दाएं से बाएं लिखते हैं। उसमें देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं लिखते, एक विशेषता है, इसमें विशेषता है लेकिन दोष भी है, इस बात पर हम आएंगे। और इसको समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसको हम दो भाग में डालेंगे, आप देखिएगा 2-3 भागों में हम आपके समक्ष रख रहे हैं और इसे समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो विशेषता ये है इसमें कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। दूसरी है जो ध्वनि का नाम है वही उसका वर्ण का नाम है। इसमें मुख वर्ण नहीं है। अंग्रेजी में जैसे साइलेंट वर्ड होता है ना, कोई वर्ड रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा, स्पेलिंग में नहीं आएंगे, है ना, डिक्शन में नहीं आएंगे। तो उन चीज़ों को इसमें जगह नहीं है। हम जो लिखते हैं बोलते, लेकिन कुछ है हम यहाँ हैं, उस पर बात करेंगे आपसे। उसके बाद सबसे देवनागरी लिपि की खासियत यह है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं और एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। कि जो एक बोल रहे हैं वर्ण है तो नहीं है। ऐसा नहीं कि सी से क भी हो जाएगा, सी से स भी हो जाएगा, सी से च भी हो जाएगा, सी को स। एक वर्ण का एक ही चीज़ें है हिंदी में। और एक बात, उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता इसमें है। एकदम वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उसी के अनुरूप वर्णमाला भी है। कैसे है मैं बताता हूँ। संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, ये सब देवनागरी लिपि में लिखते। देखिए कैसे वैज्ञानिक पद्धति है। आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो हम शुद्ध बोल लेंगे। व्यंजन प्यारे, आप स्वर पर फिर अलग से आएंगे। देखिए आप मुंह को देखिए, है ना, ये अगर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये हमारा कंठ है, ये जीभ का मूल है, यानी जीभ सटा हुआ भाग है। ये ऊपरी परत है ना, ये ऊपरी परत है, ऊपरी वाली भाग है ना। और ये जो है हमारा इस जगह दांत है ना, और ये ओठ है सबके पीछे। एक के बाद एक आता है। जैसे क वर्ग देखिए, क, ख, ख, क, ख, ग, घ, है ना। तो ये जो क वर्ग है ना, कंठ से आता है, इस जगह से आवाज आती है, क, ख, ग, घ। अब देखिए एक और चीज है इसमें, पंचम अक्षर में जितने लोग छलिए लोग हैं आपको छल देता है अंगा, अंगा, कुछ भी बोल देते हैं। अरे कहाँ ग है भाई। सिंपल चीज है, कंठ से हम वह नाक का स्वर है, पंचम अक्षर जितने भी है लगभग वह आपके नाक से अनुनादित या अनुस्वार शब्द में यूज होते हैं। अनुनादित है, अनुस्वार, ये कहीं ना कहीं देखिए इसकी जो मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि इसमें जो आपको आता है ना, इसके दोष है, दोष देवनागरी लिपि में ये चीजें है। क्या है, देवनागरी लिपि में लगभग 403 टाइप होने के कारण, है ना, 403 टाइप का आपके पास लगभग, जिस कारण मुद्रण यानी छापने में, टंकन में कठिनाई होती है। 403
3 टाइप के लगभग अक्षर टाइप लिखना होता है। अनावश्यक अलंकरण के लिए जब लिखते हैं ना, तो ऊपर सजाने के लिए शिरोरेखा, हेड लाइन यानी कि लाइन के ऊपर आपको रेखा देनी होती है। शिरोरेखा अनावश्यक रूप से देना होता है। ये आपका मन नहीं भी दे तो है, लेकिन अनावश्यक नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। देवनागरी लिपि की ये दिक्कतें हैं। देखिए अनावश्यक वर्ण जैसे ड़ी ड़ी लिरी लिरी, ये सब ऐसे इस तरीके का उच्चारण है जो कि बेवजह है। ये उच्चारण आज तक लोग नहीं कर पाते हैं इसको सही से। द्विरूप वर्ण भी है, जैसे अ को 2 तरीके से लिखेंगे, श को 2 माने तरीके से लिखेंगे। हाँ, समरूप वर्ण जैसे ख को अगर लिखेंगे तो आपको बहुत जगह रवा की भी बातें आ जाएगी। ध में घ, ध में पता ही नहीं चलता है, म है भ है, ये भ्रम थोड़ा पैदा करता है। संयुक्त करने की, जोड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है कि कहाँ संयुक्त करेंगे नहीं करेंगे। अनुस्वार एवं अनुनासिकता भी मैं उसी पर आ रहा था समझाने के लिए। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है। कहाँ क्या करें ये पता नहीं चलता है। लिखने में, इसको लिखने में अंग्रेजी में लिखेंगे तो डायरेक्ट आप एक साथ लिख लेंगे, उर्दू में एक साथ उठाएंगे लिख लेंगे, लेकिन इसको लिखने में हाथ को बार बार उठाना होगा। त्वरापूर्ण लेखन इसमें संभव नहीं है। देवनागरी लिपि में वर्णों के संयुक्तिकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है। जब जोड़ते हैं तो कहीं कहीं र आ जाता है। ई की मात्रा देखिएगा, ई है ना इसमें, तो ई की मात्रा लिखते हैं पहले, छोटी ई की मात्रा है तो लिखते हैं पहले, ई है ना, लिखते हैं पहले, लेकिन उच्चारण करते हैं उससे बाद में। तो ये सारे भ्रम इसमें हैं। तो बातें मैं कर रहा था ना पंचमाक्षर को लेकर के, पंचम अक्षर जैसे क ख ग घ अ, है ना, अ सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। कंठ से अ का उच्चारण निकालिए, नाक से निकालिए। नाक कहाँ कहाँ क्या उपयोग करते हैं उस पर भी हमने अलग से रखी, आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें पूरी जानकारी इसने दिया है। तो अब देखिए बोलना है, जैसे सिंपल चीज है, आप इसको समझ लीजिए, है ना, इसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने रखी बातें, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, च छ, देखिए च छ कहाँ जा रहा है, आप इसको समझिए। ये जो हमारा है ऊपरी छत है ना, ऊपर वाला भाग है, और तालु कौन है, जीभ को अगर पीछे की तरफ ऊपरी जो छत है मुंह का, उसका पीछे वाले साइड पे आ गए तो च निकल गया, यानी कि चवर्ग तालु है। और ये वाला जो भाग है, आगे वाला भाग, यानी दांत से पीछे जो हमारा है वह आपका क्या है, मूर्धा है। इसके बाद दांत है और ओठ है। एकदम वैज्ञानिक विधि है कैसे निकालते हैं, इसको समझ जाइएगा, कहीं उच्चारण में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको आदत में डालनी होगी। मुकामी जुबान की तरह बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, अगर शुद्धता बोलनी है तो इसको समझना होगा। देखिए तो इसमें क्या है, क वर्ग, क ख ग घ, नुक्ता वाले पर नहीं आ रहा हूं मैं, तल बिंदु जो यूज करता है, नुक्ता यूज करता है, उस पर अभी नहीं आ रहा हूं। उसके लिए आप अलग मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिएगा, पूरी एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क ख ग घ ङ, यहां देखिए च च, देखिए जीभ कहा जा रहा है, ऊपर पीछे की तरफ जा रहा है, च छ ज झ ड, हाँ है ना। इसके बाद ट वर्ग, इसके बाद ट वर्ग आता है। ट वर्ग कहां से आता है, ट ट उस जगह सट रहा है, ट ठ ड ढ ढ़, अरे स्व आ रहा है, त देखिए दांत में आ रहा है, त थ द ध न, दांत से टकरा रहा है। प वर्ग है, ओठ, प फ ब भ म, कंठ से आया। देखिए कितनी वैज्ञानिक है, अगर इसको समझ गए तो बोलने में दिक्कत नहीं होगी। अभी इतना ही पर रखूंगा, फिर आगे समझाऊंगा। देखिए क है, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, तालु यानी कि ऊपरी छत का पिछला भाग है ना, जी वहां सटता है। ट वर्ग मूर्धा से, यानी कि आगे वाले भाग से, है ना, यही मूर्धन्य श है ना, वहां से उच्चारण करते हैं। और तालाबे श है ना, तालु पीछे श, और दांत से जो बोलते हैं स, ये यहीं से अंतर है। इसको समझ गए कहां से क्या है, कौन चीज कहां से बोला जाता है, कहां से आवाज निकलती है, अगर इसको ध्यान से सुन लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, मैं बात बता रहा हूं। तो देखिए ओठ से, प वर्ग के जितने भी है ओठ से बोलेंगे, है ना, प फ ब भ म, क ख ग घ, च छ ज झ छ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, दांत से है ना, प फ ब भ म, ओठ से। एक एक चीज है, क च ऊपर बीच में, ट त प बीच में, प है ना, त प आगे। अब एक दो शब्द है इसमें बढ़ते हैं, जैसे र ढ ढ़ है ना, सिंपल चीज है, ऊपर ले जाएंगे जीभ को जहां से है, जिस वर्ण का है, और उसको नीचे पटक देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इन उच्चारण पे आप रोजाना ध्यान दें, पंचम अक्षर और पंचाक्षरी, पंच अक्षरों का अगर खास कर ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हमने स्वर के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें। और सबसे बड़ी चीज, प्लीज धर्म के नाम पर, मंत्र के नाम पर कुछ भी बोल करके निकलने का काम मत कीजिए, छलने का काम मत कीजिए समाज में। अब पहले वाली बात नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल जाना है, छोटी बड़ी कुछ भी, ये सब चीजें नहीं है। आप अगर बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में ही रखते हैं तो संस्कृत को शुद्धता से बोलिए ना, पढ़िए ना थोड़ा सा। देखिए ज्योतिष गलत नहीं है, आयुर्वेद गलत कभी नहीं है। गलत आपने इसको बनाया, कैसे बना दिया इसको देखिए, इसको कैसे बनाया हम लोगों ने, आपने इसको देखिए। ज्योतिष को सही से पढ़े नहीं, छोटी मोटी किताब पढ़ लिए, लोगों को ठगना स्टार्ट किए, लोगों का विश्वास हट गया। आयुर्वेद वाले लोग क्या किए, सिखाएंगे तो हम अपना बेटा को सिखाएंगे, कोई मर जाएगा ना सिखाएंगे, मर जाएंगे दूसरे के साथ चल जाएगा, हमारे साथ विद्या चल जाएगी। और शिष्य में भी सिखाएंगे तो जो खूब जमीन बेचेगा, खूब सेवा टहल्ला करेगा, उसी को सिखाएंगे। उदारता की कमी आई, और यही कारण है कि आपकी शिक्षा पद्धति को स्कूलिंग करना पड़ा, क्योंकि आप नहीं सिखाना चाहते थे। गुरु पद्धति में भी बहुत सारी खामियां थी, और आयुर्वेद को आपने शोध खत्म कर दिया, साहित्य में शोध आपने हटा दिया, सम्मेलन हटा दिया आपने, विद्वानों की जगह को हटा दिया, और दोष दूसरे पर देते हैं। जिसने डेवलप किया वो आपकी भी सेवा कर रहा है, जो खुद को डेवलप करता है वही आपके बीच रहता है। तो ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन ज्योतिष के नाम पे भ्रामक पितृदोष, काल सत्दोष, जो कि ऐसी चीजें होती ही नहीं है। ठीक है, पहले थी, अगर पूर्वज कहा गया तो क्या वो चीजें रहेगी? समय के अनुसार नहीं बदलता है मौसम। शोध कीजिए, लाइए। तो देखिए, हाँ, उच्चारण को लेकर के, डिक्शन को ठीक करने को लेकर के हमारे अलग वीडियो है, आप उसको गौर से देखिएगा। हमने उसमें एक एक चीज टेक्निकली बताया है। अगर आप बोलने की जगह को जान जाएंगे, कहाँ से क्या जीव, देखिए बोलने में लोग बोलेंगे नाद से बोलो, ओम ना, इसे खूब जोर से बोलो, नहीं, गलत है, कहीं से भी नहीं। नाभि से कोई उच्चारण नहीं, आपके उच्चारण का स्थान यही है, स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड यही है, इसी जगह लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, और इसी जगह हम सांस का उपयोग करते हैं। बोलने में कंठ का उपयोग करते हैं, जीभ का उपयोग करते हैं, ऊपरी जो हमारा छत है उसका उपयोग करते हैं, दांत का उपयोग करते हैं, यानी पैलेट जो हमारा ऊपर है उसका प्रयोग करते हैं, दांत का उपयोग करते हैं, और ओठ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सहायतार्थ है वह सांस और सिर्फ सांस है जो हमारी सहायता करती है, अन्यथा। और इन चीजों को समझ जाएंगे कि जैसे हमने बोला पंचम अक्षर में कंठ कस, यानी कवर्ग जितने भी है कंठ से बोलते हैं। जो हमारा ऊपरी तल है उसका पिछले भाग जीभ को ले जाने से, जो जिसे तालु बोलते हैं, वहां से चवर्ग, चौ के 5 अक्षर बोलते हैं। इसके साथ आगे थोड़ा सा लाएंगे तो आगे टवर्ग मूर्धा है, यानी आगे ऊपरी छत का जो आगे वाला भाग है, ये है ना, मान लीजिए छत है हमारा ऊपर वाला, तो ये अगर कंठ का स्थान है या जीवलट है, और इसका ऊपर देखिए इस जगह जो है ना, इसे तालु बोलते हैं, इस बात को मूर्धा बोलते हैं। इस जगह आपका दांत है, और ये दोनों सट गए तो ओठ है। अगर इसको आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी किस चीज को कहाँ से बोलते हैं, एकदम याद रखिए और वहीं से बोलने की का उपयोग कीजिए, शुद्धता होगी। फिलहाल दीजिए अपने प्यारे राजा बाबू को अलविदा। हम फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। अगर अच्छा लगता है तो इसे आप लोगों के साथ साझा भी करें। थोड़ा सा सत्य बोल देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आप लोग इसे प्यार से आगे तो बढ़ा दीजिए। मेरी भी तो ख्वाहिश रहती है कि मैं विभिन्न तरीके से आपकी सेवा करता हूँ। बतौर चिकित्सक तो सेवा करता ही हूँ, बतौर शिक्षक तो सहायता करता ही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है विज्ञान साइंस में अगर सेंस नहीं है, साइंस डेवलप नहीं होता है, अगर सेंस का उपयोग नहीं होता है तो वह साइंस किसी काम का नहीं, फिर वो ज्ञान ही है। विशेष ज्ञान यानी विज्ञान नहीं है, विशिष्ट ज्ञान यानी नहीं है। तो अगर हम विज्ञान की तरफ आते हैं, विज्ञान की सेवा करता हूँ। मैं अपने बच्चों को तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, फिर उसे लिखा देता हूँ, फिर उसे समझा देता हूँ। एक ही चीज़ को 3 बार करके मैं समझाता हूँ क्या, और पूछ लेता हूँ कि जो बातें हमने कही तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई। तो बिल्कुल मुझे लगता है जो आज बातें रखी हैं हमने, समझ आ ही गया होगा। 2-3 खंडों में इसे मैं प्रसारित करूंगा, आप प्रत्येक खंड को देखें और उच्चारण पे खास करके हमारा एक जगह है उसे देखें। क्योंकि मैं भी देहात से आया था, और देहातों में तो गुरुजी खुद शुद्ध नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, है ना, कुछ भी करेंगे। क्योंकि ये परंपरा में धीरे धीरे कमी आई, लोगों ने वैज्ञानिक तरह रटा देंगे। ओठ से बोलो, क वर्ग को कंठ से बोलते हैं, च वर्ग को तालु से बोलते हैं, ट वर्ग को मूर्धा से बोलते हैं, त वर्ग को दांत से बोलते हैं, और प वर्ग को ओठ से बोलते हैं। ये रटा देंगे किसी को कहाँ से, लेकिन वहां से बोलेंगे नहीं, है ना। घर में कौन चीज कहाँ है ये बता देंगे,
लेकिन उस जगह पे जाकर के दिखाएंगे नहीं कि ये चीज़ें कहाँ है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, और मेरा सपना है कि भारत शुद्ध हो, सवर्ग हो, वैज्ञानिक हो, हर घर विज्ञान निकले, और विज्ञान अंधविश्वास को खत्म करता है, विज्ञान भ्रांति को खत्म करता है, विज्ञान कसौटी पर नपी चीजें है। ये 1 ग्राम है तो है, 1 ग्राम मैं इसलिए कहता हूँ। विज्ञान कल्पनाओं में नहीं, सिर्फ ज्ञान पे भरोसा नहीं करते, ज्ञान को कसौटी से नापता है। विज्ञान सत्यता को उजागर करता है। तो विज्ञान की पूजा हो, ज्ञान की पूजा हो, विज्ञान की पूजा हो, तो मैं समझता हूँ भारत की पूजा होगी, क्योंकि धन का पूजा करने वाले तो अक्सर गड़बड़ाते भी है, और मैं धन की पूजा करने वालों से ज़्यादा रिश्ता नहीं भी रखता हूँ, क्योंकि रिश्ते यहाँ से होते हैं, विज्ञान यहाँ से पूरे बदन से होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। कृपया थोड़ा सा साझा करें, वीडियो लंबा गया है, लेकिन आप उच्चारण वाले को जरूर देखें। उच्चारण में हमने पूरे टेक्निकली रखा है, कैसे बोले, है ना। इसमें तो थोड़ी सी मैंने ऐसे भी रख दी है, और प्लीज़ छलने का काम ना करें। मैंने सभी बातें रखी है, अंगूठी के नाम पर लोगों को न ठगे। धर्म की किसी भी पूजा, आपकी किसी भी पूजा से कोई भी ग्रह नहीं आपके फेवर में आता है, इस बात को मान लीजिए। कोई अंगूठी से कोई ग्रह फेवर में नहीं आता है, और सूर्य को पानी देना है, ये देना है, ऐसे प्रयोग ना करें। उसके बदले आप वनस्पति तंत्र, जिसका वर्णन है समुद्र शास्त्र में भी, रत्न चिकित्सा था, लेकिन रत्न चिकित्सा को सारे वैज्ञानिकों ने, सारे ज्योतिषज्ञों ने खत्म किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होगी। बिल्कुल, फिलहाल दीजिए अपने राजाओं को अलविदा। नमस्ते।